देखिए, अपना ये जो चैप्टर है बोर्ड में 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का ये चैप्टर है। आउट ऑफ 20 अभी जो सीबीएसई ने सिलेबस का रेशनलाइजेशन किया उसके अकॉर्डिंग ये 12 मार्क्स का तो आपके टर्म 1 में आएगा एंड 8 मार्क्स का जो कंपनी अकाउंट्स है ये आपके टर्म 2 में आएगा। तो टर्म 1 में आएगा 12 मार्क्स का और टर्म 2 में आएगा आपके 8 मार्क्स का, राइट? क्लियर? तो ये आपका बाइफिकेशन है। जो चैप्टर है टोटल 20 मार्क्स का है। 20 में से 12 मार्क्स का टर्म 1 में आएगा और 8 मार्क्स का टर्म 2 में। ये जो आपका कंपनी अकाउंट्स है इसमें देयर आर 3 चैप्टर्स। वन इज इश्यू ऑफ शेयर, सेकंड इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड थर्ड वन इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो चैप्टर है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट चैप्टर इज डिलीटेड बाय सीबीएसई। वो हम डिलीट कर दिए। तो अभी हमें 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स हैं ये अभी आपके टर्म 1 में आएगा जो कि आपके 12 मार्क्स का है एंड दैट सेकंड चैप्टर दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर वो आपके 8 मार्क्स का आएगा जो आपके टर्म 2 में आएगा। तो अभी टर्म 1 के लिए अपन इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट? अब सबसे पहले अपन समझते हैं कंपनी होती क्या है, व्हाट इज कंपनी, कैसे कंपनी को फॉर्म किया जाता है, कैसे कंपनी अपन बनाते हैं। सबसे पहले अपन वो डिस्कस करते हैं, राइट? देखो, कंपनी क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये पर्संस का ग्रुप होती है। जैसे सपोज करो देयर आर 4 or 5 पीपल्स, 3 या 4 लोग थे। उन्होंने मिलकर एक बिजनेस प्लान तैयार किया, ठीक है ना? एक बिजनेस प्लान तैयार किया, उन्होंने उस पूरे बिजनेस प्लान में डिसाइड किया कि कहां से, जैसे सपोज करो उन्होंने डिसाइड किया बोले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग पूरा एक बिजनेस प्लान तैयार कर लिया कि कहां पे फैक्ट्री खोलनी है, कहां से वर्कर्स लाने हैं, कहां से मशीन आएंगी, कहां से मशीनरी आएगी, ठीक है ना? कहां से वर्कर्स अपॉइंट होंगे, कहां कैसे उसका प्रमोशन करना है, पूरा अच्छा खासा एक बिजनेस प्लान क्या करा, तैयार कर लिया। लेकिन बिजनेस प्लान तैयार तो हो गया, लेकिन जब उस बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आई, उसको बिजनेस को स्टार्ट करने की बारी आई, तो पता चला कि बोले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो एक ह्यूज अमाउंट की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। लेकिन वो जितने भी वो जो ग्रुप ऑफ पर्संस थे उन सबके पास भी मिला के इतना पैसा नहीं था। तब उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस तो करना है। Anyone kindly unmute yourself, then mute. तो डिसाइड किया बोले बिजनेस तो करना है। तो बोले कैपिटल तो है ही नहीं, बिना कैपिटल के बिना पैसों के बिजनेस कैसे करेंगे? तो उन्होंने डिसाइड किया कि बोले अपन क्या करते हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, जो भी उनके नोन पर्सन थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई, ठीक है ना? उनकी एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने पूरा जो भी वो अपना बिजनेस प्लान बनाया था पूरा बिजनेस प्लान समझाया। सामने वाले पर्सन ने बिजनेस प्लान समझा, उनको बताया कि हमने जो बिजनेस प्लान बनाया, हमारा मानना है कि इसमें अगर प्रॉपर वे में ढंग से काम किया जाए तो इन फ्यूचर ये हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे सकता है। इन फ्यूचर ये बिजनेस हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे सकता है। लेकिन आज एट प्रेजेंट हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम इसको क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सके। इतना पैसा नहीं है हमारे पास, इतनी कैपिटल नहीं कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर सके। फिर वो अपने जो फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, उनसे कहते हैं कि आप क्या करो, आपके पास अगर कुछ सेविंग्स है, कुछ सरप्लस अमाउंट है, तो आप अपना जो पैसा है, अपना जो सेविंग्स है, वो क्या करो, हमारे अमाउंट में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अब उस सामने वाला पर्सन कहेगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे रिलेटिव हो, कि बोले हम अपनी सेविंग्स आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करें? तो उनको बोलते हैं कि बोले आपका काम है केवल अपना जो सरप्लस, अपनी सेविंग है, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना। रात दिन हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, और एंड ऑफ द ईयर में जो भी प्रॉफिट अर्न होगा इससे, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम आपको देंगे और बाकी का प्रॉफिट हम रखेंगे। तो अब सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा
उसको लगेगा कि मेरे को क्या करना है, केवल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा देना है, सारी मेहनत ये करेंगे और एंड ऑफ द ईयर में इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये क्या करेंगे, मेरे को देंगे, यानी मेरे को घर बैठाएगा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर ये जो भी आपके फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, इनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स, वो एग्री हो जाते हैं आपके बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट पे इस कंसेप्ट को फॉलो करके जो बिजनेस किए जाते हैं उनको बोला जाता है कंपनी बिजनेस, उनको बोला जाता है कंपनी बिजनेस। अब बात आती है कंपनी को बनाया कैसे जाता है, हाउ कंपनी इज फॉर्म। हम कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे फॉर्म्ड होती है, हाउ कंपनी इज फॉर्म्ड। तो कंपनी कैसे फॉर्म्ड होगी, ये जो स्टार्टिंग में जो सपोज करिए जो 4 या 5 पर्सन थे जिन्होंने बिजनेस प्लान बनाया था, लाइक ए बी सी एंड डी, ये जो 4 पर्सन है ए बी सी और डी, जिन्होंने सपोज करिए उन्होंने पूरा बिजनेस प्लान तैयार किया, इनको बोला जाता है प्रमोटर्स। इनको क्या बोला जाता है, प्रमोटर्स। क्या होता है, अब जैसे कंपनी फॉर्म करनी, कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कंपनी बनाने के लिए हर सिटी में क्या होता है, कंपनी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। हर सिटी में कंपनी रजिस्ट्रार का क्या होता है, ऑफिस होता है। तो उस कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, वहां पे एक पर्सन बैठा होता है कंपनी रजिस्ट्रार। उस कंपनी रजिस्ट्रार को ये अपना पूरा बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करेंगे और उसको कहेंगे कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, हम इस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी ओपन करना चाहते हैं। वो कंपनी रजिस्ट्रार इनका पूरा बिजनेस प्लान समझता है, सुनता है और उसको लगता है कि हाँ एक लीगल एक अच्छा बिजनेस ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीगल बिजनेस ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो उनको 2 फॉर्म देता है। क्या देता है, फॉर्म, कि बोले 2 फॉर्म फिल करने हैं। एक फॉर्म का नाम होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये 2 फॉर्म्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों फॉर्म को कंपनी रजिस्ट्रार इन प्रमोटर्स को देता है, बोले इसको फिल करके लाना। ये प्रमोटर्स इन दोनों फॉर्म्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं। फिल करने के बाद एक प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ ये दोनों फॉर्म्स उस कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रार चेक करता है इन दोनों फॉर्म्स में कंपनी और इन प्रमोटर से रिलेटेड सारी डिटेल उसको मिल जाती है। तो वो चेक करता है कि ये जो कंपनी ओपन करने जा रहे हैं क्या ये कंपनीज एक्ट के, व्हाट इज कंपनीज एक्ट। जैसे हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन सारी पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कौन सा एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरीके से हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। 2013 से पहले एक पुराना कंपनीज एक्ट था जिसका नाम था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो उसको चेंज किया गया, उसको हटाया गया और उसकी जगह 2013 में नया कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में जो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है वो कौन सा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज काम करती हैं उस इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं उनको फॉलो करते हुए हमारी कंट्री में कंपनीज क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है ना, हमारी कंट्री में कंपनीज क्या करती है, काम करती है, वर्क करती हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रार चेक करता है कि इन दोनों फॉर्म्स में प्रमोटर ने अपने से रिलेटेड और प्लस कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल दे दी। तो कंपनी रजिस्ट्रार चेक करेगा क्या ये कंपनीज एक्ट 2013 की जो प्रोविजंस हैं क्या इनका बिजनेस उस कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को क्या फॉलो करके बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। और अगर कंपनी रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इनका बिजनेस कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो करेगा और फॉलो करके काम करेगा, तो फिर कंपनी रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जिस डेट को कंपनी रजिस्ट्रार ये सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है इन प्रमोटर्स को, उस डेट से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, कंपनी फॉर्म्ड हो जाती है। तो इस तरीके से कंपनी को तो बनाया जाता है, इस तरीके से कंपनी फॉर्म्ड की जाती है। ठीक है ना, ये जो तरीका मैंने बताया थोड़ा सा पुराना तरीका है, ये चलता है अभी भी,
लेकिन आजकल एक नया और सिस्टम अच्छा डेवलप कर दिया। कंपनीज एक्ट की एक वेबसाइट बना रखी है, कंपनीज एक्ट की एक वेबसाइट बना रखी है। वहां पे वेबसाइट पे जाके दोनों फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनको ऑनलाइन आप अपलोड करिए, और प्रिस्क्राइब फीस के साथ, जो भी फीस है उस समय फीस डिपॉजिट करके ऑनलाइन भी आप ये सब सारा काम कर सकते हैं। और आजकल विद इन 24 to 48 आवर्स आप जब ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपका ईमेल आईडी वो मांगेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, और आपके विद इन, अगर आपका सब कुछ सही है, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आप सही अपलोड करा है, तो विद इन 24 से 48 आवर्स में आपकी ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। पहले कंपनी को बनाने में 2 से 3 मंथ्स लग जाते थे। ये जो सारी फॉर्मेलिटी है, ये सारी फॉर्मेलिटी करने में 2 से 3 महीने लग जाते थे, लेकिन आज ये काम ऑनलाइन होता है, और विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी एक कंपनी फॉर्म हो जाती है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। तो इस तरीके से कंपनी को क्या होता है, फॉर्म किया जाता है, कंपनी को बनाया जाता है। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट इसमें? देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ और एक्ट, जो किसी लॉ या एक्ट में रजिस्टर होंगे, एज अ लीगल एंटिटी, एज अ लीगल एंटिटी होगा, विथ इट्स ओन नेम, खुद का एक नाम होगा, कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मींस कि जो कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। कंपनी की जो लाइफ है वो क्या है? अनलिमिटेड है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन हो रही है, बोले ये कंपनी है ये 4 इयर्स के लिए ओपन हो रही है या 5 इयर्स के लिए ओपन हो रही है, नहीं। द लाइफ ऑफ कंपनी इज ऑलवेज अनलिमिटेड। कभी भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कोई कंपनी ओपन नहीं होती। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है, द लाइफ ऑफ कंपनी इज अनलिमिटेड। अ कंपनी कैन स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना। अ कंपनी कैन स्यू एनी पर्सन, कंपनी किसी भी पर्सन पे केस फाइल कर सकती है, और एनी पर्सन कैन स्यू द कंपनी, और कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी पे क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। जैसे सपोज करो आपके पास आज जियो फाइबर का कनेक्शन है, ठीक है ना, या सपोज करो आपके पास एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन है। अब एयरटेल ने आपको एक बिल बनाया पोस्टपेड का, सपोज करो 5000 रुपीज का। अब आपको लग रहा है इतना तो मेरा यूसेज ही नहीं हुआ, ये अननेसेसरी बिल बना दिया, तो आप एयरटेल पे केस करोगे। तो किस पे? एयरटेल कंपनी पे केस होगा, ना कि उसके ओनर के ऊपर। यानी कोर्ट में जो केस फाइल होगा, तो जो भी पर्सन है वर्सेस एयरटेल कंपनी, ना कि उसका जो ओनर है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कंपनी की अपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी कंपनी से, तो आप कंपनी के ऊपर केस करोगे, ना कि उसका जो ओनर है उसके ऊपर। इसी तरीके से अगर वो जो बिल आपको कंपनी ने दिया वो वाकई में वैलिड था, आपने वाकई में इतना यूजेस किया, और आप उसको जमा नहीं करा रहे, तो कंपनी आपके ऊपर कोर्ट केस करेगी। तो कौन कोर्ट केस करेगा? एयरटेल कंपनी आपके ऊपर कोर्ट केस करेगी, ना कि एयरटेल का जो भी मालिक है, ओनर है, वो आपके ऊपर कोर्ट केस करेगा। तो कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, और एनी पर्सन कैन स्यू द कंपनी। स्यू मतलब केस फाइल करना। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए शेयरहोल्डर। किसी भी शेयरहोल्डर के रिटायर्ड होने से, डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से, अनसाउंड माइंड होने से कंपनी की वर्किंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी एज इट इज वर्क करती रहती है। तो किसी भी शेयरहोल्डर के आने से, जाने से, रिटायर्ड होने से, डेथ होने से कंपनी की वर्किंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी एज इट इज वर्क करती है। फिर लिखा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है कंपनी? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड होती है कहां पे? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, राइट? तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, राइट? एनी डाउट? अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं फीचर्स।
तो सबसे पहले है कंपनी इज अ रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप फर्म में उसका रजिस्ट्रेशन कराना इज नॉट मैंडेटरी। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को तो पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, जब भी जाके कंपनी बनेगी। अभी मैंने आपको बताया जब जब आपके पास वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा तभी माना जाएगा कि हाँ आपकी कंपनी फॉर्म्ड हो गई है। विदाउट दैट सर्टिफिकेट ये माना ही नहीं जाएगा कि कंपनी है। तो जब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं होता तो इसका मतलब कोई कंपनी एग्जिस्ट है ही नहीं। अगर सर्टिफिकेट है तो ही वो कंपनी कहलाती है। तो यानी कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होती है। अनरजिस्टर्ड कंपनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। तो कंपनी इज ऑलवेज रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन, इसलिए बोला गया कंपनी इज रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन, क्योंकि अनरजिस्टर्ड कंपनी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। कोई भी कंपनी बनानी है तो पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 में, देन ओनली योर कंपनी विल बी फॉर्म। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी को फॉर्म ही नहीं होती है। फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अ कंपनी इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है। कभी भी कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कोई कंपनी ओपन नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया कंपनी की लाइफ हमेशा अनलिमिटेड होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि बोले कंपनी है 5 इयर्स के लिए ओपन हुई है या 3 इयर्स के लिए ओपन हुई है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। द लाइफ ऑफ कंपनी इज लॉन्ग टर्म और परपेचुअल, ठीक है ना। फिर है कंपनी हैज इट्स कॉमन सील। व्हाट इज दिस? कि अगर किसी पर्सन ने कंपनी के सिग्नेचर करें तो उस कंपनी के सिग्नेचर को कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर तभी ट्रीट किया जाता है जब उस पर कंपनी की सील लगी होती है। सील समझते हैं ना, स्टैम्प जो होती है वो सील लगी होती है, तभी उसको कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर ट्रीट किया जाता है। राइट, समझ में आ गई बात। और ये जो सील है कॉमन होती है, ऐसा नहीं कि वो परचेज डिपार्टमेंट के पास कंपनी की कोई और सील है और सेल्स डिपार्टमेंट के बाद कोई और सील है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बाद कोई और सील है। जो भी कंपनी की सील हो एक कॉमन सील होती है जिसको हर कोई क्या करता है, यूज करता है। और कंपनी के कोई भी सिग्नेचर होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे, तो उस पर अगर कोई पर्सन कंपनी के बिहाफ पे अगर सिग्नेचर कर रहा है तो उस पर जब तक वो सील लगी नहीं होगी सिग्नेचर के साथ, उसको कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर ट्रीट नहीं करते। यस, इट इज अ कंपल्सरी टू हैव अ कॉमन सील। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ 4 डिपार्टमेंट से अलग अलग, परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो सबकी अलग अलग सेल है, सील होगी। सबकी एक कंपनी की कॉमन सील होती है, ठीक है ना। नहीं, कंपनी वाइज अलग अलग होती है। रिलायंस इंडस्ट्री की अलग सील होगी, टाटा कंसल्टेंसी की अलग सील होगी, हर कंपनी की अलग सील होती है इंडिविजुअल। एक ऐसा नहीं कि सबकी एक जैसी होती है, कंपनी की अपनी इंडिविजुअल कॉमन सील होती है। हर इंडिविजुअल कंपनी की एक अलग कॉमन सील होती है। राइट, नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। जो कंपनी की लायबिलिटी है वो लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। व्हाट इज दिस लिमिटेड एंड अनलिमिटेड? जैसे कंपनी है, उसके पास असेट्स हैं कितने के, 4 लाख के, और जो लायबिलिटीज हैं सपोज करो वो है 6 लाख की। अब कल को ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो इन लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे होगा? 6 लाख की लायबिलिटी का 6 में से 4 लाख की लायबिलिटीज का तो ये एसेट बेच के पेमेंट होगा। अब बात आती है रिमेनिंग 2 लाख का क्या करेंगे? तो रिमेनिंग 2 लाख का क्या करेंगे? अगर कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इफ कंपनीज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, तो ये जो 2 लाख रुपीस जो बच गए रिमेनिंग, इनको शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर, शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर इस रिमेनिंग 2 लाख की लायबिलिटी का क्या होगा, पेमेंट किया जाएगा। किस केस में? व्हेन कंपनीज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। और लायबिलिटी अगर लिमिटेड है तो बस ये जो 4 लाख रुपीस कलेक्ट हुए थे, ये 4 लाख रुपीस इस 6 लाख की लायबिलिटीज में प्रोपोर्शनली बांट दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जिसको जो मिल गया वो मिल गया, जो नहीं मिला वो उसका बैड डेब्ट्स हो गया। तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी। दोनों टाइप्स की कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी।
फिर लिखा है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, therefore it cannot entertain the fundamental right provided by the Constitution Law of India. कंपनी की अपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन वो एक पर्सन नहीं है आपके और मेरे जैसे। तो जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको और मेरे को दे रखे वो एक कंपनी एंटरटेन नहीं कर सकती। जैसे आफ्टर 18 ईयर्स के बाद आप और मैं जाके वोटिंग कर सकते हैं, आपके पार्लियामेंट्स के जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे जाके आप वोट कर सकते हो, कंपनी वो काम नहीं कर सकती। तो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है ना, कंपनी की माना है अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इट इज नॉट अ सिटीजन। तो जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया ने एक पर्सन को दे रखे हैं, सिटीजन को दे रखे हैं, वो उसको एक कंपनी एंटरटेन फंड नहीं करती है। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं रन्स द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी का बिजनेस रन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयरहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स के बिहाफ पे, एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयरहोल्डर। और वो शेयरहोल्डर्स के क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएंगे। वो क्या होंगे, शेयरहोल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इज इट क्लियर? जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो क्या कहलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के बिजनेस को रन करते हैं, किसके बिहाफ पे, शेयरहोल्डर्स के बिहाफ पे, यानी जो शेयरहोल्डर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसके, शेयरहोल्डर्स के, राइट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरहोल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपके जो शेयरहोल्डर्स हैं ये आपके इन्वेस्टर्स हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं इन्हीं के पैसों से आज ये कंपनी फॉर्म्ड हुई है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तभी जाके आप ये कंपनी बना पाए हो एक्चुअल में। तो इसलिए बोला जाता है जो शेयरहोल्डर्स है वही एक तरीके के रियल ओनर्स होते हैं किसके, कंपनी के। नेक्स्ट है आपका शेयर्स, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटी। अगर आपके पास किसी कंपनी की कोई शेयर्स है, डिवेंचर है, कोई भी सिक्योरिटी है, तो आप किसी को भी उसको, किसी भी पर्सन को आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी का। अगर आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, अगर आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, तो फिर आपको अपने शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी, जो भी प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी आपके पास है, उसको ट्रांसफर करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। देन ओनली आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटी किसी और को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास प्राइवेट कंपनी को छोड़ के बाकी किसी और कंपनी के अगर कोई भी शेयर्स है, डिवेंचर है या कोई भी सिक्योरिटी है, तो आप उसको इजीली कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, इज इट क्लियर? Now next is a company has to maintain its books of accounts as per section 128 and 129 of Companies Act 2013। जो कंपनी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी एज पर सेक्शन 128 एंड 129। देखो कंपनी में क्या है, इन्वेस्टमेंट होता है किसका, जनरल पब्लिक का। तो हमारी कंट्री में पब्लिक के पैसे का मिसयूज करना अलाउड नहीं है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है ना, उल्टा होता है इसका उल्टा है वो अलग बात है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर एक कंपनी किसी ने बनाई है तो वहां पे वो पब्लिक का पैसा ले रहे हैं तो उसका मिसयूज नहीं करेंगे। तो एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी कि वो सबको समझ में आ जाए, तो इट इज गिवन इन सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपका जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 128 और 129 आपको बताता है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं। तो इन सेक्शन को यूज करके कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करती है, मेंटेन करती है। फिर लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी आर ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द शेयरहोल्डर। कि कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसकी ऑडिट करता है, और ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी ऑडिट करवाते हैं। यानी कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी ऑडिट करेगा, राइट।
तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए उसकी ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है शेयर होल्डर्स के लिए। और कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल कि चाहोगी तो कराएंगे वरना नहीं कराएंगे, या कोई लिमिट है कि मेरा टर्नओवर इसके ऊपर चला गया तो ऑडिट करानी है, नहीं। अगर आप कंपनी खोल के बैठ गए, वहां पे कोई काम भी नहीं कर रहे, तो भी आपको उसकी ऑडिट करवानी है। तो ऑडिट एक मैंडेटरी फीचर है किसका? कंपनी का, कराना ही पड़ता है। फिर लिखा है एवरी शेयर होल्डर, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास पूरा राइट होता है टू इंस्पेक्ट और असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। कि आज का आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप उस कंपनी के कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहते हैं कि कैसे मेंटेन हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आपके पूरा राइट है एज अ शेयर होल्डर, आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का, चेक करने का पूरा राइट होता है आपके पास, राइट। तो ये फीचर्स हैं किसके? कंपनी के। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहली जो कंपनी है वो है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? एक ऐसी कंपनी जिसके टोटल शेयर में से 50% या उससे ज्यादा शेयर, 51% या उससे ज्यादा शेयर किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या कोई वो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, तो ऐसी कंपनी को अपन बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी है, उसके 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास है? या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या किसी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। तो ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन किसको? गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना। नो रिया, इस केस में भी कंपनी के ऊपर ही केस फाइल होगा, क्योंकि कंपनी की अपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो केस कंपनी के ऊपर ही फाइल होता है, राइट। समझ में आ गया? गवर्नमेंट कंपनी क्या है कि जैसे सपोज करो एक कंपनी है, उसके 30% शेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 25% शेयर सपोज करो राजस्थान गवर्नमेंट के पास है, तो दोनों मिला के 55% हो गया। यानी इस कंपनी के टोटल शेयर में से 55% शेयर, 51% ज्यादा शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, राइट। तो क्या लिखा है? A company which has been registered under Indian Companies Act 2013, in which the government held minimum 51% share capital, is a government company. गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, और बोथ, राइट। वन पर्सन कंपनी, तो आपका ये जो पुराना कंपनीज एक्ट था 1956, उसमें ये कंसेप्ट नहीं था। ये कंसेप्ट इस नए कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, वन पर्सन कंपनी का, वन पर्सन कंपनी का, ठीक है ना। तो वन पर्सन कंपनी क्या है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, एक ऐसी कंपनी जिसमें एक सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होता है, एक सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होता है, उसको अपन बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसमें एक सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होगा और उसके सिवा कोई नहीं होगा, तो वो वन पर्सन कंपनी कहलाती है। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वन पर्सन कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। व्हाट इज फॉरेन कंपनी? एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ वर्किंग है वो इंडिया में है। लाइक मैकडोनल्ड्स, यूएसए बेस्ड कंपनी, रजिस्ट्रेशन कहां पे हो रखा है? यूएसए में, लेकिन वर्क कहां पे कर रहे हैं? इंडिया में। तो ये हमारी फॉरेन कंपनी कहलाती है। तो एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड कहां पे? आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ वर्किंग है वो इंडिया में है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। तो लिखा है एनी कंपनी विच हैज बीन रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज अ फॉरेन कंपनी, वो हमारी फॉरेन कंपनी कहलाएगी।
नाउ एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडियरी कंपनी। व्हाट इज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी? जैसे एक ए लिमिटेड है और एक है बी लिमिटेड। इस ए लिमिटेड के पास इस बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर्स हैं। इस ए लिमिटेड के पास इस बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर्स हैं। तो मैं बोलूंगा ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड और बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। यानी अगर किसी एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा अगर शेयर्स आ जाते हैं, तो जिस कंपनी के पास 51% से ज्यादा शेयर हैं वो तो आपकी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर किसी 51% से ज्यादा शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास होते हैं वो कहलाती है सब्सिडियरी कंपनी। जैसे मैंने एग्जांपल जो लिया यहाँ पे कि ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर हैं, it means this A limited is a holding company and B limited is a subsidiary company। तो लिखा है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 of Indian Companies Act 2013 any company is a holding company if it has one or more subsidiary company। Now what is subsidiary company? Under section 2 subsection 87 any company is a subsidiary company of another company if another company control the composition of board of director। मतलब कि B लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, इट इज डिसाइडेड बाय द A लिमिटेड। B लिमिटेड के डायरेक्टर्स कौन होंगे ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रही है A लिमिटेड डिसाइड कर रही है। तो अपन बोलेंगे कि B लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ A लिमिटेड। होल्ड मोर देन 50% नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कि बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर ए लिमिटेड के पास हैं, तो मैं बोलूंगा बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। या फिर इफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंपनी विच इज इट सब्सिडियरी। इसका मतलब क्या है? 3 कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। 3 कंपनी है। इस सी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है? बी लिमिटेड के पास। बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर है किसके पास? ए लिमिटेड के पास। तो मैं बोलूंगा सी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। तो मैं ऐसा भी बोलूंगा सी लिमिटेड इज आल्सो अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। समझ में आई बात कि सी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर किसके पास थे? बी, और बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर किसके पास थे? ए। तो मैं बोलूंगा सी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ बी, बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए। तो वी कैन आल्सो से कि सी लिमिटेड इज आल्सो अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। तो ये होती है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? Now next is limited liability company. What is limited liability company? एक कंपनी जहां पे शेयरहोल्डर्स की जो लायबिलिटी है, शेयरहोल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जितना उनका गारंटी अमाउंट है, जितना उनका शेयर्स है, जितना उनका गारंटी अमाउंट है, बस उतनी उनकी लायबिलिटी होती है। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जहां पे शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जहां पे शेयरहोल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो वो कहलाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नाउ प्राइवेट कंपनी क्या है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी विच हैज रिस्ट्रिक्टेड बाय इट्स आर्टिकल एज बिलो। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको अपन प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? द नंबर ऑफ मेंबर कैन नॉट एक्सीड 200। ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट और अदर सिक्योरिटीज हैं वो जनरल पब्लिक में इन्वाइट नहीं होंगी। इट इज नॉट इन्वाइटेड टू जनरल पब्लिक। और एक ऐसी कंपनी जहां पे शेयरहोल्डर्स अपने शेयर ट्रांसफर करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़े।
ठीक है ना। अगर आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं और आप उन शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक ऐसी कंपनी जिनके ऊपर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आपकी प्राइवेट कंपनी कहलाती है, वो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है। नाउ व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी का दूसरा नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या होता है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 a company is a public company if it is not a private company, अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। its paid up share capital is more than 5 lakh, यानी मिनिमम कैपिटल जो होती है पब्लिक कंपनी की वो कितनी है? 5 लाख है। मिनिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2, जबकि पब्लिक कंपनी में होते हैं कितने? 7। जो मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2, जबकि पब्लिक कंपनी में होते हैं कितने? 3। ठीक है, तो ये होती है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? एक ऐसी कंपनी जो इंडिया या इंडिया के बाहर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो आपकी लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। एनी कंपनी विच हैज बीन लिस्टेड इट्स सिक्योरिटी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज अ लिस्टेड कंपनी, वो आपकी लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। एंड व्हाट इज स्मॉल कंपनी? तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ये जो स्मॉल कंपनी का जो कंसेप्ट है ये भी हमारे नए कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसको बोलेंगे स्मॉल कंपनी? एक ऐसी कंपनी जिसकी कैपिटल 5 करोड़ से कम हो और जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो 20 करोड़ रुपीस से कम हो, ऐसी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोला जाता है। एक ऐसी कंपनी जिसकी कैपिटल तो 5 करोड़ से कम हो और उसका साल भर का एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से लेस हो, ऐसी कंपनी को आप क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी बोलेंगे, राइट?